जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हड़प्पाई पुरातत्व विकास के प्रमुख चरण के बारे में समझेंगे और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कालक्रम जहां से पेपर में अक्सर प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1875 ईस्वी में क्या होता है, हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम की रिपोर्ट आती, जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, जिन्हें कि ASI का जनक माना जाता है। ये जो हड़प्पा की मुहर है, इस पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। फिर 20वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण खोज क्या क्या होता है, या फिर महत्वपूर्ण तिथि कौन सा है जिन्हें आपको याद रखना चाहिए हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ। 1921 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ किया जाता है। तो माधव स्वरूप वत्स, इनके द्वारा 1921 में खनन प्रारंभ किया जाता है। 1925 में मोहनजोदाड़ो में उत्खनन का प्रारंभ होता है। देखिए, ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पूछा जाता है, तो आपको याद होना बहुत जरूरी है। 1946 ईस्वी में REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन किया जाता है। देखिए, 21 में वत्स ने किया, फिर 25 में मोहनजोदाड़ो की बात है, 1946 में व्हीलर द्वारा उत्खनन किया जाता है। 1955 में RS राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ स्टार्ट किया जाता है। 1960 में BB लाल और BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगन में उत्खनन का आरंभ किया गया। 1974 MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ हुआ और 1980 में जर्मन इतावली संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदाड़ो में सतह अन्वेषण का आरंभ। 1986 अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ किया गया और 1990 में RS बिष्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खनन का आरंभ किया गया। तो उत्खनन ये जरूर आपको याद होना चाहिए। माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा में प्रारंभ करते 1921 में, 25 में मोहनजोदाड़ो का उत्खनन होता है, 1946 में व्हीलर द्वारा, 1955 में RSR राव द्वारा लोथल की खुदाई, 1960 में बेबी लाल और BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगा, 1974 में मुगल द्वारा बहावलपुर है, 1980 में जर्मन इतावली संयुक्त द्वारा मोहनजोदाड़ो, 1986 में अमेरिका और 1990 में RS बिष्ट द्वारा धौलावीरा। ये जरूर याद होना चाहिए दोस्तों, यहाँ से पेपर में प्रश्न अक्सर आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव, ये लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभिक वैदिक परंपराएं देखने के लिए मिलती हैं। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक परंपरा मिलती है। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब अस्तित्व में आते हैं और 3री सदी में क्या होता है, आरंभिक स्तूप प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आएंगे। अब यहाँ पर दिया प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास, मतलब राजनीतिक और आर्थिक विकास किस क्रम में होते हैं। तो 600 से 500 ईसा पूर्व में धान की रोपाई, गंगा घाटी का में नगरीकरण, महाजनपद और आहत सिक्के, ये सब मिलते हैं। तो ऐसे सीधा सीधा इन सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है 500 से 400 ईसा पूर्व में मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ बनती है। लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के सिकंदर का आक्रमण होता है। लगभग 321 ईसा पूर्व में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण होता है, मौर्य वंश की स्थापना होती है। इसके बाद 272 से 268 या 231 ईसा पूर्व में अशोक का शासन होता है। यहाँ पे अशोक में ये बड़ा वाला सर रहेगा। लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। मौर्य साम्राज्य का अंत होने के बाद शुंग वंश की स्थापना पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट है लगभग 200 से 100 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर में शक शासन और दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य और दक्कन में सातवाहन। तो देखिए, ये सब एक साथ चल रहे हैं। पश्चिम में कौन है, पश्चिमोत्तर में शकों का शासन है, दक्षिण भारत में चोल है, चेर है, पांड्य है और दक्कन में सातवाहन वंश का शासन चल रहा है। लगभग 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, देखिए ईसा पूर्व से ईस्वी आ गया। यहाँ पश्चिमोत्तर में शक, जो मध्य एशिया के लोग हैं, का शासन है और रोमन व्यापार चल रहा है और सोने के सिक्के यहाँ पर देखने के लिए
मिल रहे हैं। लगभग 78 ईस्वी में यहाँ पे कनिष्क का राज्यारोहण होता है, कनिष्क का शासन प्रारंभ होता है। इसके बाद 100 से 200 ईसा पूर्व में सातवाहन और शकों द्वारा भूमिदान अभिलेखों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट 320 ईस्वी में गुप्त शासन का आरंभ होता है। 335 से 375 समुद्रगुप्त का शासन चलता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। 375 से 415 चंद्रगुप्त द्वितीय और दक्कन में वाकाटक वंश। इसके बाद 500 से 600 ईस्वी कर्नाटक में चालुक्यों का उदय होता है और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय होता है। 606 से 647 तक का जो समय, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, चीनी यात्री वेनसांग की यात्रा। ये कई बार वनडे एग्जाम में बना है कि चीनी यात्री वेनसांग किसके दरबार में आया था। 712 यहाँ पे अरबों का सिंध विजय होता है, मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है सिंध पर। अगले स्लाइड पर दिया दोस्तों, अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति। अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति होती है? 18वीं शताब्दी, ये 1784 की बात, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है 1810 का दशक, यहाँ पर कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख एकत्र किए। मैकेंजी, ये नाम याद रखिएगा। 1838 में जेम्स प्रिंसिप द्वारा अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ पता लगाया गया। तो ये कई बार पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा है। 1877 में अलेक्जेंडर कमिंगम ने अशोक के अभिलेखों का एक अंश प्रकाशित किया था। 1886 दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटिका का प्रथम अंक प्राप्त होता है। 1888 एपिग्राफिका इंडिका का प्रथम अंक यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है। अब इसके बाद 20वीं शताब्दी में क्या क्या अभिलेख शास्त्र में उन्नति हुई है, तो 65-66 का समय डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित किया। अब प्रमुख साहित्यिक परंपराएं, यहाँ पर लगभग 500 ईसा पूर्व में जो परंपरा चल रहा है, यहाँ पे पार्डिनी की अष्टाध्यायी, ये संस्कृत व्याकरण है। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार, ये कई बार पूछा गया। लगभग 500 से 200 ईसा पूर्व में प्रमुख धर्मसूत्र, ये संस्कृत भाषा में चल रहे हैं। लगभग 500 से 100 ईसा पूर्व आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक सहित, ये पाली भाषा में है। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है। लगभग 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व रामायण और महाभारत संस्कृत में प्राप्त होते हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए, लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी ये मनुस्मृति, जो कि संस्कृत में लिखी गई है और तमिल संगम साहित्य की रचना का संकलन किया गया जाता है। 100 ईस्वी में चरक और सुश्रुत संहिता और आयुर्वेद के ग्रंथ, ये भी संस्कृत में मिलते हैं। नेक्स्ट 200 ईस्वी में पुराणों का संकलन किया गया संस्कृत में। लगभग 300 ईस्वी में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ये संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट लगभग 300 से 600 ईस्वी में अन्य धर्म शास्त्र, ये सब संस्कृत में रचे जाते हैं। लगभग 400 से 500 ईस्वी यहाँ पे क्या होता है, संस्कृत नाटक, कालिदास के साहित्य सहित खगोल गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट और वराह मिहिर के ग्रंथ संस्कृत में होते हैं और जैन ग्रंथों का संग्रहण प्राकृत में किया जाता है। महाभारत के अध्ययन के प्रमुख कीर्तिमान 20वीं शताब्दी में क्या होते हैं, 1919 से 1966 के बीच में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना और प्रकाशन किया जाता है। 1973 में J.A.B. वैन विटुयेटेन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद आरंभ हुआ और 1978 में उनकी मृत्यु के बाद यह परियोजना अधूरी रह गई। मतलब जो समालोचनात्मक संस्करण है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया जा रहा था, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसे यहीं पर रोक दिया जाता है। दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पे कुछ नंबर देख पा रहे हैं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में आरओ के टेस्ट के लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया। अगर आप आरओ की टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट कोर्स हो सकता है, जिसमें आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी और इसमें आंसर की भी होगा और डिटेल सॉल्यूशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। वैलिडिटी होगी 6 मंथ की, आप इसे अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी प्राइस है मात्र 999 रुपये। 999 रुपये में आपको 30 टेस्ट मिलेगा और अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। ये बाईलैंग्वेज होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ दोस्तों को इंग्लिश नहीं समझ में आता है तो कुछ को हिंदी नहीं समझ में आता है। ये 20 नवंबर से स्टार्ट है, आप जब भी ज्वाइन करेंगे वहाँ से आपको 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। तो आप चाहे तो आरओ के लिए इस टेस्ट को परचेस कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। या फिर आप अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से आप किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।